स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अभी रेगुलर हमारा लाइव सेशन चल ही रहा है, जिसमें हम लोग रेगुलर अपनी क्लासेस लगाते हैं, जिसमें हम इंग्लिश, मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स का रहता है। संडे वाले दिन आज हम लोग मैं अपनी इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कल हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ था प्रोनाउन का। प्रोनाउन का आज थर्ड पार्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आगे फर्दर जो प्रोनाउन के और जो दूसरे टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले जल्दी से ले लेते हैं हम इसको क्लास को। देखिए, सबसे पहला आज हम जो लेने वाले हैं टाइप, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात आता है रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव वर्ड अगर आपने पढ़ा है वर्ड, तो वो वर्ड जो है आपको पता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? वापस आना। मतलब जैसे हम देखते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव का भी मीन्स क्या होता है? अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर, या फिर बहुत सारे लोग हैं तो सेल्फ के ऊपर आ जाना। यहां पर भी जैसे जब हम खुद की बात करें, सॉरी, जब हम खुद के लिए, स्वयं के लिए, खुद ही या खुद को या अपने आप को ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तब हम ऐसे में किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। तो जो बेचारा गरीब इंसान था, उसने खुद को जहर दे लिया और अपने बच्चों को, खुद के बच्चों को। तो यहाँ पर जो खुद को यानी स्वयं के लिए हुआ, उसके लिए प्रोनाउन क्या आया? उसके लिए प्रोनाउन आया है हिमसेल्फ। हिम इसलिए आया क्योंकि मेल के लिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं वो हिम होता है, और क्योंकि स्ट्रेस डालना है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि खुद ने अपने लिए किया है, तो वहां पर हमने उसको सेल्फ लगा दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, इसके रूल्स पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर ऐसे कौन से स्पेशल वर्ड्स हैं जहां पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर जानना है तो कुछ वर्ड्स को हम देखते हैं, जैसे एक्विट हो गया, अवेल हो गया, रिकंसाइल हो गया, अम्यूज हो गया, रिजाइन हो गया, या फिर अवेंज हो गया, एक्सर्ट हो गया, अप्लाई हो गया, अडेप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, प्राइड हो गया, एब्सेंट है, इंजॉय। ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उनके साथ कभी भी क्या यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है, और वो भी इनके जस्ट बाद में। ऐसा नहीं कि ये एक जगह पर आ रहे हैं और दूसरी जगह पर आएगा। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर एक्विटेड देमसेल्व्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो एक्विटेड के बाद ही हमने यूज किया। व्हाट इज द मीनिंग? अब यहाँ पर क्या है, मैंने हिंदी के अंदर भी आपको इसमें क्या मिल जाएंगे, मीनिंग्स दिए हुए, किस वर्ड का पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या सेंस निकलता है। इसीलिए शी हैज रिकंसाइल्ड हरसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर इन-लॉज। द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देमसेल्फ। तो एक्सर्ट, जो हमने स्पेशल वर्ड्स की बात की, देखिए उन सबके बाद में ही किसका इस्तेमाल हो रहा है? इन सबके बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं? इन सबके बाद ही हम एक्चुअल में किसका यूज कर रहे हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। लेकिन अगर ऐसे ही दिए हुए वर्ड्स में ये भी ध्यान रखें, अब क्या दे रखा है? दे एंजॉयड द पार्टी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कई जगह पर इन्हीं वर्ड्स में जरूरत नहीं पड़ती। कब नहीं पड़ती है? अगर आप क्या कर रहे हैं, एंजॉयड वर्ड के बाद में कोई नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने मजे मारे, खुद ही मजे मारे, ये तो नहीं होता, सबके साथ मिलके मारे। दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशंस। तो यहाँ पर एंजॉयड के बाद में आएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा एक तो क्या आ रहा है? प्रपोजिशन आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने वेकेशंस को खुद बहुत इंजॉय किया। अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ द पार्टी है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद में, मतलब यानी इंजॉय के बाद में ऑब्जेक्ट क्या नहीं बल्कि किसका यूज आ रहा है? किसी प्रिपोजिशन वर्ड का यूज आ रहा है, या फिर कोई और भी वर्ड आ रहा है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें वहां पर यूज करना पड़ेगा किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ही वॉज एब्सेंट, ये वजह से कि बोला, तो यहाँ पर जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंट वॉज का एब्सेंट यहाँ पर किसकी तरह आ रहा है? वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ रहा है। लेकिन ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने खुद को क्या मरवाया? छुट्टी मरवा लिया। तो ही एब्सेंट का वर्ब के तौर पे हो, तभी रिफ्लेक्सिव का यूज होना चाहिए। यानी कि जब एब्सेंट वर्ब जो है वर्ब के फॉर्म में आए, तब आपको इसको क्या करना है? तब इसके जस्ट बाद में आपको क्या लगानी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो आई थिंक यहाँ तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये आपको रूल क्लियर हो गया है। सेकेंड रूल देखिए क्या होता है। सेकेंड रूल कहता है कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड। इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी आप इन वर्ड्स के साथ में क्या नहीं कर सकते? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, यानी तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों से खुद को दूर रखना चाहिए, खुद को दूर रखना चाहिए ना। तो यहाँ पर यू शुड कीप योरसेल्फ। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, उसने खुद को ही कमरे में क्या कर दिया? छुपा दिया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। अब इसने क्या बोला? यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ड कौन से आ रहे हैं? कीप और हाइड का हिड आ रहा है। तो यानी कि हमें पता लग गया
कि जो हमारा रूल कह रहा है कि भाई खुद को खुद ने छुपा लिया, खुद को कहीं को ऐसे खुद छुपा सकता है भाई? ले जाके उठा के कमरे में बिठाया क्या खुद को? नहीं होता ना भाई, छुपते हैं हम लोग। उसी तरीके से कीप योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे खींचकर दूर करोगे क्या अपने बैड बॉयज या बैड कंपनी से? नहीं होता ना भाई, हम तो ये सोचते हैं कि हम खुद को दूर रखें, ये हम जरूर बोलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है रूल नंबर 3 की बात करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तब तक यूज नहीं होता जब तक उससे पहले रिलेटेड कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आ जाता। आजकल कई बार हम लोग ट्रेंड में देख रहे हैं कि लोग अब जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना तो क्या बोलते हैं? माई सेल्फ। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखें। माई सेल्फ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे ग्रामर क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम अपनी स्टार्टिंग नहीं करते। हमें पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम किस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ माई सेल्फ नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम इंजीनियर, तो माई सेल्फ इज इंजीनियर, ऐसे थोड़ी ना बताओगे खुद को खुद ही इंजीनियर बना रहा हूँ। योर सेल्फ एंड रीच देयर इन टाइम, योर सेल्फ एंड ही, योर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमने प्रोनाउन को क्लियर कर दिया है कि आई पहले आ रहा है, और उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहा है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ की जगह मी होगा, क्योंकि रोहित जो है वो मेरे लिए काम करेगा ना, विल डू दिस वर्क फॉर मी। तो यहां हमने देखा इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं स्टार्ट होगा। अब आते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ही तो कहलाता है। तो अब बांटने के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है? ईदर का इस्तेमाल हमने उस दिन देखे थे, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये 4 टाइप के होते हैं। थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो आपको उस दिन का याद आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। 1 मिनट है, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। आई थिंक सबको यहाँ पर पता लग गया होगा, कुछ रिकॉल हो गया होगा आप लोगों को। देखिए ईच जो था हमने उस दिन किया था मैंडेटरी है, यानी इंडिविजुअल, हर एक के लिए। एवरी जो होता है इंक्लूडिंग होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है ना। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईदर ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी इन दोनों में से कोई, 3 फ्रेंड में से कोई जो है वो क्या है? नॉटी है। लेकिन सबसे पहली बात, ईदर का इस्तेमाल होता ही कितने जनों के लिए? 2 जनों के लिए। तो इसका मतलब 3 आते ही ईदर तो आएगा ही नहीं, ईदर ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा? ईदर अगर जब भी मान लीजिए रेशो बढ़ जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, और ईदर का वहां पर पहले इस्तेमाल करना था कि किसी एक के लिए, तो आप ईदर की जगह वन ऑफ का इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल कीजिए जब मोर देन 2 पर्सन हो, और ईदर का यूज करना भाई दोनों में से कोई एक, तो बहुत सारों में से कोई एक चूज करना है, 3 में से 4 में से एक को चूज करना है, तो फिर हम ईदर ऑफ का नहीं, फिर हम वन ऑफ का यूज करते हैं। ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ 2 ही पेन की बात हो रही है। तो ये हमें पता लग गया कि ईदर ऑफ इज ओनली फॉर 2 पर्सन, बट वन ऑफ मोर देन 2 के लिए आता है। ठीक है, यहां तक हमारी चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नीदर का यूज होता है दोनों में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए था हमें, उसमें था दोनों में से एक, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ, और नीदर का भी यूज देखो, नीदर ऑफ का भी किसके लिए आता है? 2 के लिए। और अगर मान लीजिए बहुत सारे हैं तो हम सीधा क्या कहेंगे? नन ऑफ। ये हो गया मोर देन 2। जैसे नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो 4 सन्स हो गए तो नाइदर ऑफ नहीं आएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से ईदर ऑफ और नाइदर
ऑफ का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का यूज देखिए क्या है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ईच अदर और वन अनदर। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के सामने सामने ना, और एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ईच अदर तब होता है जब दो लोग आपस में किसी चीज को लेकर एक्सचेंज में है। जैसे ईच का यूज दो लोगों और दो चीजों के लिए होता है, जबकि वन अनदर का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए। जैसे he was so afraid that his knees knocked one another। अब देखो यहाँ पर क्या, नीज कितनी होती है भाई, घुटने कितने, अपने दो ही तो हैं। अब इसने बोला वन अनदर, तो गलत हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ईच अदर, क्योंकि दो के लिए बात हो रही है। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय। अब देखो क्लास में स्टूडेंट्स की बात की है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यहाँ ईच अदर की जगह क्या आएगा, वन अनदर का यूज होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से ईच अदर और वन अनदर का यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना। ये अगर हमें याद हो तो हमने उस दिन 4 वर्ड देखे थे, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस होता है सिंगुलर प्लस नियर बाय, मैंने बात की थी। दैट आता है सिंगुलर प्लस फार अवे, यानी दूर की चीज। दीज का मतलब होता है प्लूरल प्लस नियर बाय, पास में रखी हुई बहुत सारी चीजें। और दोज का मतलब प्लूरल बट फार अवे, दूर रखी हुई बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक यहाँ पर अब हमें समझ में आ गया है कि किसको किसके साथ अप्लाई करना है। इनका हमेशा जब नाउन के पहले होता है, ये ध्यान रखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कब होते हैं, जब वो नाउन से पहले आते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होंगे, प्रोनाउन कब होंगे, जब वो नाउन के कहाँ आएंगे, जब उनके बाद में नाउन आएगा या नहीं। देखिए ये रहा, दिस का यूज हमेशा पास में रखी हुई एक चीज के लिए होता है, जबकि दिस का यूज पास में रखी हुई बहुत सारी चीजों के लिए होता है। जैसे दिस इज अ कैट, दीज आर कैट्स। ओके, रूल नंबर 2, दैट का यूज दूर रखी हुई एक चीज के लिए होता है, और दोज का यूज बहुत सारी चीजें दूर रखी हुई है। तो जैसे दैट इज अ बुक और दोज आर बुक्स। वर्ब भी चेंज हो रही है, सिंगुलर थी यहाँ प्लूरल आ रहा है, नाउन सिंगुलर था प्लूरल हो गया। आगे चलते हैं, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कई बार हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस था और उसमें हमें क्या करना है, रिपीट हो रहा है हमारा नाउन पूरा वापस से, तो उसको हटाने के लिए हम दैट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब जैसे मैंने बोला कि क्लाइमेट ऑफ पुणे, अब ये पूरा जो है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, तो दैट की जगह पर मेरा मतलब है यहाँ पर द क्लाइमेट से, than the climate of Mumbai. The streets of Delhi are wider than those. तो यहाँ किससे मतलब है, स्ट्रीट से, the streets of Mumbai। तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए भी कह सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए भी कह सकते हैं, और ग्रामेटिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने दैट ऑफ का यूज कर लिया। नेक्स्ट रूल नंबर 5, जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचना हो तो वन का यूज कर लेते हैं, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का यूज करते हैं। जैसे दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन, तो यहाँ पर दिस इज अ न्यू वर्जन यानी न्यू वर्जन सिंगुलर है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने वन का यूज किया। दीज आर न्यू बुक्स, लेकिन ये कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके लिए वंस आ गया, तो प्लूरल का ध्यान रखते हुए प्लूरल के हिसाब से क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा, और सिंगुलर के हिसाब से क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। चलिए, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है, जिन WH वर्ड्स को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चंस बनाने में, फ्रेमिंग में, उसी को यूज हम अगर मिडल ऑफ द सेंटेंस, मिडल ऑफ सेंटेंसेस, या फिर हम यूज करते हैं मिडल ऑफ सेंटेंसेस के बजाय स्टार्टिंग में, बट नॉट इन द फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग बट एज सेंटेंस, सेंटेंस को स्टार्ट करने के हिसाब से लिखते हैं, तो वो WH वर्ड क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो हमारा रिलेशनशिप बता रहे हैं एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में, या एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ में, एक फ्रेज का दूसरी फ्रेज के साथ में। जैसे
आई मेट वीना वो वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो आई मेट वीना एक क्लॉज हो गया एंड वो वॉज रिटर्निंग, तो इसको अगर मैं लूँ शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने रिलेशन बताने के लिए हु का यूज कर लिया। हु जो होता है ये हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल आता है और सब्जेक्ट का आंसर देता है। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट का यूज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के तौर पे होता है। सबऑर्डिनेट का मतलब वो क्लॉज जो डिपेंडेंट है हमारे मेन क्लॉज के ऊपर, जैसे द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर, तो द बॉय इज अ प्लेयर हु केम हियर, तो यहाँ पर देखिए द बॉय हमारा ये है, हु इसमें जुड़ गया और केम हियर जो है इसकी बता रहा है सबऑर्डिनेट, तो ये जो पार्ट है यानी जिसके जो जहां पर ये मिडिल में आ रहा है, तो इसके बाद में जो सेंटेंस या फ्रेज आ रहा है या क्लॉज कह सकते हैं, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि एक्चुअल में जितने भी WH वर्ड्स हैं, इफ दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ कंजक्शंस, ओके, कंजक्शंस का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनको सबऑर्डिनेटर कंजक्शंस कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। क्या क्लियर है? तो यहां तक हमने कर लिया। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन whom, which, that का यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी ये वर्ब के बारे में डिफाइन करता है। आई हैव अ सन, ये खत्म हो गया whom I love, लेकिन ये whom इस लव के लिए आ रहा है, ना कि सन के लिए आ रहा है, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उस सेंस में आ रहा है, ना कि कहा जा रहा है जिसको प्यार किया जाता है, जिसको मैं, यानी खुद के वर्ब के फॉर्म में प्यार के लिए इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 3। अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का यूज हो रहा है, जिनमें से एक इंसान है और दूसरा जानवर है या कोई चीज है, तो इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट आता है। जैसे द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो एक इंसान है और दूसरा जानवर, अब इसकी जगह कोई चीज भी रख दो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है इनके बीच में हमेशा जो कंजक्शन आएगा या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्रोनाउन आना चाहिए वो कौन सा होगा, हमेशा सबऑर्डिनेट के तौर पे दैट का यूज किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का यूज होता है, हमेशा ध्यान रखें जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो हमेशा उसके बाद दैट का यूज आता है। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन, तो यहाँ दैट का जो यूज हो रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए बाद में आता है, जब हम लोग दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5। ऑल का यूज इंसानों के लिए होता है अगर, तो हु और दैट का यूज होता है, ना कि हुम और विच का। जैसे ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू थिंग्स दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, यानी जो कोई भी जितने भी लोग हैं या जितने भी वहां पर मौजूद हैं वो अगर वो इंटरेस्टेड हैं इस काम को करने, तो दो इंटरेस्टेड हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हु और दैट का ऑल अगर वो इंसानों के लिए हो। ऑल का यूज अगर आप चीजों के लिए कर रहे हैं तो फिर दैट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो उसका इंग्लिश वर्जन क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट अ गोल्ड, तो इज नॉट गोल्ड, सॉरी ए नहीं आता। ऑल अनकाउंटेबल नाउन, ऑल के साथ अगर आप अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट का यूज होगा। ओके, तो इसके बाद किसका यूज होता है, दैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते रूल नंबर 7 पे। एवरीथिंग, नथिंग, द, ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, यानी इनमें से अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो इनके बाद हमेशा दैट आता है। यानी अगर हम बात करें इनडेफिनेट, है ना, इनडेफिनेट वाले अगर कोई भी वर्ड आ रहे हैं और इसमें से कुछ क्वांटिफायर्स भी आ रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, हमेशा दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 8। अगर हमें क्लियर है कि वर्ब आ रही है और वो वर्ब आ रही है और उससे पहले द सेम अगर आ रहा है और फिर नाउन आ रहा है तो हमेशा दैट आएगा। जैसे द सेम प्लस में ये नाउन आ गया और यहाँ पर वर्ब हमें क्लियर है कि ये वर्ब क्या आ रही है तो हम लोग दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे देंगे, देखिए इंटेरोगेटिव में सिंपल सा जो भी मैंने बताया था उन्हीं WH वर्ड्स को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, आस्किंग क्वेश्चन। इनकी पहचान क्वेश्चन मार्क आता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, ए बी एंड सी को ध्यान से देखना है। हु का यूज हमेशा सब्जेक्ट को पता करने के लिए होता है, जैसे हु इज प्लेइंग, हु इज योर कजन, तो ये पूछा हमने कि तो कौन। हुम का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, हुम हैज दी इनवाइटेड, तुमने किसको बुलाया है। एंड हुज का मालिक का पता करने के लिए, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हम पूछते हैं किसका पेन है तो हुज का इस्तेमाल। तो ये 3 क्वेश्चन फ्रेम अगर देखें तो हु का होता है सब्जेक्ट के लिए, हुम का आता है ऑब्जेक्ट के लिए और
हुज का आता है मालिक को पता करने के लिए, किसके बिलोंगिंग। रूल नंबर 2 क्या कहता है, प्रीपोजिशन के साथ में whom का यूज होता है लेकिन प्रीपोजिशन प्लस who का कभी नहीं होता। कैसे, अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, आगे हम जब करेंगे वैसे कईयों ने पढ़ रखे हैं, तो एक्टिव पैसिव में अगर आपने देखा है तो who का जो बनाते हैं, जैसे बनाया हुआ है who का जब बनाया होता है पैसिव फॉर्म, तो who, जैसे who wrote दी रामायण, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाय whom आ जाता है। स्टार्टिंग में हम बाय whom लगाते हैं, बाय whom was दी रामायणा रिटन। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सबको अच्छे से आ गया। हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ है, ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो आगे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हु क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है। किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का, तो हु यू आर ऐसे होगा। तो तब हम लोग सेंटेंस की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को आगे रखेंगे, वर्ब को पीछे लेकर जाएंगे, क्योंकि बेसिकली जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन में WH वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, देन उसके बाद सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद में मेन वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो। लेकिन जब हम सेंटेंस फ्रेम करें और फिर WH को यूज करें, तो फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तब मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, क्लियर है आई थिंक यहाँ तक। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, जब दो या दो से ज्यादा में से किसी एक को चुनना हो तो हम विच का यूज करेंगे। जैसे वो इज योर ब्रदर इन द क्राउड, ये भीड़ में तुम्हारा भाई कौन है, तो कौन का मतलब नहीं है कौन सा है, तो विच आ जाएगा। वो ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, भाई कौन सा सर्वेंट चाहिए ना, कौन सा, तो ये हो गया विच का। क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आते हैं तब। लेकिन अगर WH वर्ड में जोड़ा जा रहा है तो रिलेटिव क्या रहा है, तो रिलेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस की करेंगे। रूल नंबर 4, हुज का यूज हमेशा निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जैसे हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर हुज नहीं आएगा, यहाँ आएगा विच का इस्तेमाल। ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन। अब प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, हम ये टॉपिक है, इसको हम लोग आज इतना ही करेंगे, कल हम इसका पार्ट 4 लेकर इसको फिनिश आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का आपको यहाँ पर पसंद आया होगा वीडियो। अगर प्लीज अगर अच्छा लगे और नॉलेजेबल लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। होप कि ये चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल हो। इंग्लिश ग्रामर जो है लगभग सबके लिए काफी सेम है, लेकिन इसको हम लोग जिस तरह से डेली रूटीन में ला रहे हैं, आई होप इसको आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा कि डेली अगर आप देखें तो ग्रामर का छोटा छोटा पार्ट, छोटे छोटे चैप्टर्स को थोड़ा सा लेंदी पार्ट में हम लोग कन्वर्ट करें, क्योंकि वैसे खत्म करने चाहें तो इनको 2 दिन में भी खत्म, लेकिन हम इसलिए करें ताकि आप आराम से हर एक चीज को बारीकी को समझें। तो उम्मीद करते हैं इस क्लासरूम के साथ में कल वाला क्लासरूम हमारा वापस अच्छा रहेगा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।